हम लोग बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करनी है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट निकालेंगे कैसे, उसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट को हम FD शॉर्ट में लिखेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? बजट का टोटल एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स इट इंक्लूड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। टोटल रिसिप्ट्स आपने पढ़ी है, दो प्रकार की होती हैं, एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरी होती हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। तो टोटल रिसिप्ट्स ली गई हैं यहाँ और यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर लिया गया है। इस टोटल रिसिप्ट्स में एक रिसिप्ट का, एक कैपिटल रिसिप्ट का एक कंपोनेंट होता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, इसीलिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं अदर देन बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ब्रैकेट में लिखते हैं अदर देन बोरोइंग्स। मतलब कि टोटल रिसिप्ट्स कुल प्राप्तियाँ, वो चाहे रेवेन्यू वाली हों चाहे कैपिटल वाली हों, सब शामिल की गई हैं, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बोरोइंग्स। उस बोरोइंग्स को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है क्या? टोटल बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। सरकार करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना टोटल उधार लेने वाली है, वो सारा का सारा ऐड करने पर जो अमाउंट मिलेगा, उसी अमाउंट को हम नाम देते हैं फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। देखो बच्चों, अभी जो आपने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था उससे आप इसे रिलेट करें। आपने वहाँ देखा कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, लेकिन इस रिसिप्ट में से हमने क्या माइनस कर दिया है, क्या छोड़ दिया था? बोरोइंग्स को। तो ये जो बोरोइंग्स हैं यही वास्तव में क्या होती हैं? फिस्कल डेफिसिट। सरकार के आय और व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसे हम उधार लेकर पूरा करते हैं। तो वही जो उधार है उसी को हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। बच्चों, आप देख सकते हैं कि सरकार 3 जगहों से उधार लेती है। कहाँ कहाँ से लेगी? सबसे पहले क्या करेगी सरकार? RBI से उधार ले सकती है, एक तरीका है। RBI से जब सरकार उधार लेती है तो उसको नाम दिया जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था। दूसरा उधार कहाँ से लेगी? एब्रॉड से, विश्व के अन्य देशों की सरकारों से या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से उधार, IMF, वर्ल्ड बैंक से उधार ले सकती है। तीसरा उधार कहाँ से लेगी? होम फ्रॉम होम, यानी कि अपने देश की इकोनॉमी में जो हम आम जनता के लोग हैं उन्हें बॉन्ड इशू करके उनसे या कोई भी और सेविंग स्कीम लागू करके आम जनता से उधार लेगी। जो फ्रॉम होम उधार होता है, जिसको कि हम पब्लिक डेब्ट, लोक ऋण के नाम से जानते हैं, और इस पर जो ब्याज सरकार की ओर से दिया जाता है इस उधार पर, उसको नाम दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। जहाँ से भी उधार लेगी सरकार को ब्याज देना है, लेकिन इस वाले ब्याज को हम नाम देते हैं, जो कि आम जनता से, देश के मार्केट से जो भी उधार उठाया जाता है सरकार के द्वारा, उसको हम नाम देते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, राष्ट्रीय ड्ऋण पर ब्याज। तो एक लाइन में कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। अब हम बात करेंगे इम्प्लीकेशंस, महत्व क्या है, फिस्कल डेफिसिट की हम स्टडी क्यों करते हैं, या फिस्कल डेफिसिट हमें क्या बताता है। दैट मीन्स इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। पहला इम्प्लीकेशन है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी यानी कि मुद्रास्फीतिक, स्पाइरल यानी कि चक्र, मुद्रास्फीतिक चक्र इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इकोनॉमी में बन जाएगा। कैसे बनेगा इसकी बात करेंगे। बच्चों, हम बात करते हैं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी स्पाइरल कैसे बनेगा, यानी कि मुद्रास्फीतिक चक्र किस प्रकार से काम करेगा। देखिए, जब सरकार
आरबीआई से उधार लेगी, यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। आप मिनिमम रिजर्व सिस्टम पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि सरकार एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करती है और उसके बदले आरबीआई जितना भी नोट सरकार कहेगी उतना नोट छाप कर सरकार को दे देगी। तो इससे क्या होगा कि सरकार जब बोरोइंग्स करेगी आरबीआई से अधिक एक्सेस मनी प्रिंट करवाएगी, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी। प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा है, साइज ऑफ जीडीपी तो उतना ही है, सिर्फ क्या है कि मनी सप्लाई बढ़ गई है। जब मनी सप्लाई बढ़ी है लेकिन प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का नहीं बढ़ा है, यानी कि पहले अगर इतनी चीज़ें थी तो आज भी इतनी ही चीज़ें हैं। पहले इतनी चीज़ों को हम इतने मनी से परचेज कर रहे थे, आज क्या है, सरकार ने मनी सप्लाई बढ़ा दी यानी कि चीज़ें इतनी ही हैं लेकिन मनी क्या हो गया है, उसका साइज बढ़ गया है। दैट मीन्स उतनी थोड़ी चीज़ें ही जो कि पहले इतने थोड़े मनी से परचेज की जा रही थी, अब वो इतने ज़्यादा मनी की हेल्प से परचेज की जाएंगी, यानी कि रुपए की जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, उसमें कमी आ जाएगी और चीज़ें महंगी बिकेंगी। इसको हम कह सकते हैं कि प्राइस लेवल इकोनॉमी में इंक्रीज करेगा। जब प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा तो उसी को हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि इकोनॉमी से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इकोनॉमी वेज प्राइस स्पाइरल में फंस जाएगी, यानी एक और नया स्पाइरल यानी कि चक्र, एक और नया चक्र बन जाएगा। और उस चक्र का क्या नाम होता है, मजदूरी कीमत चक्र। देखिए बच्चों, अभी आपने देखा कि जब आरबीआई अधिक मनी छापेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस लेवल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तब इकोनॉमी एक नए चक्र में फंस जाएगी। उस चक्र को हम नाम देते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। अब हम देखते हैं कि ये वेज प्राइस स्पाइरल किस प्रकार से काम करेगा। देखिए, सबसे पहले क्या, वेजेस बढ़ेंगी। जब इन्फ्लेशन हो गया था, इन्फ्लेशन यानी कि कीमतें बढ़ गई, उन बढ़ी हुई कीमतों से जो हमारे लेबर श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनका काम नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने स्ट्राइक की। स्ट्राइक करके मिल मालिक पर दबाव डाला कि हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए। मिल मालिक ने मजदूरी बढ़ा दी, वेजेज बढ़ी। जब वेजेज बढ़ेंगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, उत्पादन की लागत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मजदूरी बढ़ गई है और जो लेबर होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा कि चीज़ें बाज़ार में महंगी बिकने लगेंगी, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा। जब प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा तब फिर से मजदूरों के सामने वही समस्या आएगी कि बाज़ार में चीज़ें महंगी बिक रही, वो फिर से स्ट्राइक करेंगे और फिर से प्रेशर बनाएंगे कि मजदूरी बढ़ाई जाए। फिर से मजदूरी बढ़ी, फिर मजदूरी बढ़ेगी, फिर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर प्राइस बढ़ेगी। तो इस तरीके से एक दुष्चक्र इकोनॉमी में चलता चला जाएगा। इसे ही हम नाम देते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने का पहला रिजल्ट इकोनॉमी पर क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से वेज प्राइस स्पाइरल इकोनॉमी में क्रिएट हो जाएगा। दूसरा इम्प्लीकेशन क्या होता है, नेशनल डेप्ट, राष्ट्रीय उधार या लोक ऋण बढ़ेगा। देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, एफडी यानी फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा तो सरकार को उधार लेना पड़ेगा। उधार यानी कि लोन यानी कि डेप्ट, सरकार का डेप्ट ऋण बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि जब हम किसी से उधार लेते हैं तो उस उधार पर हमें इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ता है, यानी कि बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन जो है हमारी, जो आगे आने वाली पीढ़ी होगी, उस पर ब्याज के भुगतान का प्रेशर बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा। इस बर्डन बढ़ने से क्या होगा कि इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा। जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी या फ्यूचर ईयर्स में हमारा ही इनकम का एक बड़ा पार्ट इंटरेस्ट पेमेंट, R% का मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट में हमें खर्च कर देना पड़ेगा। और जब हम अपनी इनकम का एक बड़ा भाग इंटरेस्ट पेमेंट में खर्च कर देंगे तो हमारे पास खर्च करने योग्य इनकम, जिसको कि हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, व्यय योग्य आय कहते हैं, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और जब व्यय योग्य आय कम होगी तो हम इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड घटाने लगेंगे, जिससे कि इकोनॉमी का साइज धीरे धीरे श्रिंक होता चला जाएगा, छोटा होता चला
जाएगा और सरकार के डेप्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, जो कि इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही घातक साबित होगा। इसके अलावा इकोनॉमी पर जो तीसरा असर होगा वो ये होगा कि इकोनॉमी एक विशियस सर्कल, एक दुष्चक्र में फंस जाएगी। कौन सा दुष्चक्र? हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ रेट। दो चीज़ें हैं बेटा, कौन कौन सी? फिस्कल डेफिसिट एक है और दूसरा क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट। फिस्कल डेफिसिट जितना ज़्यादा होता चला जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट उतनी ही कम होती चली जाएगी। इकोनॉमी एक दुष्चक्र में फंसेगी। देखते हैं क्या क्या स्थितियां इकोनॉमी में बनेंगी। एफडी बढ़ा, एफडी मीन्स फिस्कल डेफिसिट। अगर इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि सरकार का जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, सरकार को उसमें कमी लानी पड़ेगी। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मैक्सिमम पैसा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है। इस वजह से सरकार अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, वो सरकार को घटाना पड़ेगा। जब सरकार इन्वेस्टमेंट घटाएगी तो उससे इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा? कम अच्छा हो जाएगा, कम घटेगा, कम क्रिएट हो पाएगा। यानी कि जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड बनवाना, डैम बनवाना, इन सब में इंटरेस्ट नहीं लेता है, गवर्नमेंट ही करती है। और गवर्नमेंट को भी अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम करना पड़ा। तो अब इससे क्या होगा कि जब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो उससे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट या विदेशी इन्वेस्टमेंट, जिसे कि हम एफडीआई के नाम से जानते हैं, वो क्या होगा? घटेगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो हमारा साइज ऑफ जीडीपी भी लो हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। और जब साइज ऑफ जीडीपी कम हो जाएगा तो देश के लोगों की इनकम कम हो जाएगी और आय कम होने से इकोनॉमी धीरे धीरे श्रिंक होती चली जाएगी। इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से जीडीपी जो है वो क्या होता है? साइज ऑफ जीडीपी कम होने लगता है। आप इसे देख सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, सरकार का इंटरेस्ट पेमेंट वाला खर्चा बढ़ेगा। जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या है? उधार। तो जितना ज़्यादा उधार लोगे उस पर इंटरेस्ट पेमेंट उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट पेमेंट अगर आपको आपकी इनकम से ज़्यादा देना पड़ गया तो आपकी जो वाईडी मीन्स डिस्पोजेबल इनकम, वह आय जो खर्च करने के लिए दी गई है वो अपने आप घटेगी। आय कम होने से एग्रीगेट डिमांड घटेगी और इकोनॉमी डिप्लेशन की स्थिति में या डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति में फंसने लगेगी। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से जीडीपी कम हुआ, उसी तरीके से जब जीडीपी कम होगा तो उसका भी रिजल्ट क्या होगा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। किस प्रकार से देखते हैं बेटा? देखिए, अगर जीडीपी का साइज कम हुआ तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हुआ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, बेरोजगारी फैलेगी। बेरोजगारी फैलने से क्या होगी? देश के अंदर पावर्टी, निर्धनता बढ़ेगी। और जब निर्धनता देश के अंदर ज़्यादा होगी तो गवर्नमेंट को वेलफेयर के कार्यक्रमों में, प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि सरकार पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जैसे कि मनरेगा, पीडीएस के माध्यम से अनाज का फ्री में वितरण, इस टाइप के वेलफेयर कार्यक्रमों पर सरकार का खर्च बढ़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और टोटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा, टोटल रेवेन्यू उतना बढ़ा नहीं है, एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच के गैप को मेंटेन करने के लिए फिर से उधार लेना पड़ेगा। और उधार लेना ही क्या हुआ? फिस्कल डेफिसिट, यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से साइज ऑफ जीडीपी घटा, तो दूसरी ओर साइज ऑफ जीडीपी घटने से फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। बेटा, हमारा नेक्स्ट इम्प्लीकेशन क्या है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। हिंदी में भी बेटा इसको क्राउडिंग आउट ही लिखा किताबों में मिलता है। तो ये क्राउडिंग आउट है क्या, ये समझिए। देखो बच्चों, अगर फिस्कल डेफिसिट एफडी बढ़ा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा
तो इसका मतलब क्या हुआ, सरकार की बोरोइंग्स बढ़ गई हैं। यानी कि सरकार ने जो देश के अंदर नेशनल बोरोइंग्स की हैं, बोरोइंग्स एट होम की हैं, वो बढ़ गई हैं। जब सरकार ने ही मार्केट से मैक्सिमम उधार ले लिया है तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए फंड की कमी हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड होता है। मार्केट में एक लिमिटेड अमाउंट में ही लोगों के पास मनी है। उस मनी को जब सरकार उधार ले लेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए फंड की कमी हो जाएगी। जब उनके पास फंड्स की कमी होगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। डिमांड तो सारे इन्वेस्टर्स करना चाह रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रही होगी, लेकिन फंड्स की कमी है। इस वजह से ब्याज की दर क्या होगी, बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि आई इज अ फंक्शन ऑफ आर, वेयर आई क्या है, इन्वेस्टमेंट, एंड आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रही है तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ यही है कि फंड्स की कमी हुई प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए। तो फंड में कमी होने से क्या हुआ, इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगी, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी वैसे वैसे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट घटेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमी में स्लो डाउन की स्थिति हो जाएगी, यानी इकोनॉमी में साइज ऑफ जीडीपी कम होने लगेगा। इसी को नाम दिया जाता है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट से मतलब मेन यही है कि जो भी फंड थे वो मैक्सिमम गवर्नमेंट ने बोरो कर लिए, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत कम बचा, जिस वजह से साइज ऑफ जीडीपी घट गया। लास्ट इम्प्लीकेशन क्या होता है, रिडक्शन इन गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। गवर्नमेंट की जो साख है, जो गवर्नमेंट की क्रेडिट है, क्रेडिबिलिटी में कमी आने लगती है। कैसे, देखिए, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि रेटिंग करती हैं, हर देश की रेटिंग एजेंसीज हैं। जब जिस देश का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो बहुत ही उनको बुरी क्रेडिट देती हैं, रेटिंग उनकी नीचे कर देती हैं। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा दी गई क्रेडिट के आधार पर ही जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो तय करते हैं कि उन्हें कितना इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है या किस देश में इन्वेस्टमेंट करें। जिस देश की रेटिंग जितनी अच्छी होती है वहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा आता है, और जिस देश की रेटिंग बुरी होती है उस देश में इन्वेस्टमेंट कम होता है। बल्कि जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट किया होता है वो भी उस इन्वेस्टमेंट को वहाँ से निकाल कर अन्य देश में जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है वहाँ ले जाते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न खड़े होने लगते हैं और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसे बुरी क्रेडिट देने लगते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट घटेगा। और क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है वो बढ़ने लगती है, जिससे कि हमारे इंपोर्ट एक्सपेंसेस, आयात पर किया जाने वाला खर्च बढ़ने लगता है। और हम आयात करते किन का, मुख्य रूप से मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। इनके इंपोर्ट को कम कर पाना हमारे वश में नहीं है, क्योंकि इनके बिना हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं सकती है। तो जब इन सब पर इंपोर्ट पर खर्च किया जाने वाला जो इंपोर्ट बिल है वो हमारे बढ़ेंगे, इंपोर्ट एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो उसका सीधा असर क्या होगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन फैलेगा। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगा और इकोनॉमी फिर से बुरी स्थितियों में फंस जाएगी। तो इस प्रकार बेटा आपने देखा कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से इकोनॉमी के लिए हमेशा बुरी ही स्थितियां सामने आती हैं। जिस देश का फिस्कल डेफिसिट जितना ज़्यादा बढ़ जाता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ने को ही नाम दिया जाएगा बेटा फिस्कल इनडिसिप्लिन। फिस्कल इनडिसिप्लिन, और फिस्कल इनडिसिप्लिन का मतलब होगा क्या कि खर्च ज़्यादा है और आमदनी कम है, जिसके रिजल्ट के स्वरूप में क्या होगा कि जीडीपी लो हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में फैलता चला जाएगा। उसके अलावा क्या होगा कि सरकार की रेवेन्यू कम हो जाएगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, लोगों के पास इनकम ही नहीं है। जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से दें, यानी कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा। और जब अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, बेरोजगारी फैलेगी, तो दूसरी तरफ सरकार के वेलफेयर एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे।
जिससे कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन, गतिहीनता की स्थिति में आ जाती है, और उस गतिहीनता स्टैगफ्लेशन की स्थिति से इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए विदेशी निवेश का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, FDI पर हमें निर्भरता बढ़ानी पड़ती है। ओके बच्चों, बेटा लास्ट पॉइंट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा, ये कैसे निकाला जाता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान को माइनस कर देते हैं, तो जो मिलता है वो कहलाता है प्राइमरी घाटा, प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट। देखो बच्चों, आप ध्यान से देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट होता है यानी कि जो उधार, फिस्कल डेफिसिट मतलब उधार, सरकार मुख्य रूप से दो कामों के लिए उधार लेगी। पहला क्या होता है? फंडिंग ऑफ करेंट ईयर डेफिसिट, फंडिंग ऑफ करेंट ईयर डेफिसिट। ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये टोटल क्या है? उधार है। इस उधार के दो अलग अलग कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो क्या है? फंडिंग ऑफ करेंट ईयर डेफिसिट, यानी करेंट ईयर का जो सरकार का खर्च, एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू हो चुका है, उस गैप को भरने के लिए सरकार उधार लेती है। दूसरा सरकार क्यों उधार लेती है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि सरकार जब आम जनता से, देश के अंदर की जनता से, होम मार्केट से उधार लेती है तो उस पर जो ब्याज देगी वो कहलाता है नेशनल डेब्ट, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, इन दो कामों के लिए सरकार उधार लेती है, और ये प्लस ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फिस्कल डेफिसिट। अब इस फिस्कल डेफिसिट में से ये सेकंड वाला पार्ट जो इंटरेस्ट पेमेंट का, इसको हम हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तब जो मिलता है वो कहलाता है प्राइमरी डेफिसिट। यानी प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट। जैसे आपने देखा था फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या था? टोटल बोरोइंग्स। उसी तरीके से आप यहाँ पर समझ लें कि प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ये वाला भाग, यानी कि फंडिंग ऑफ करेंट ईयर डेफिसिट। इसका कोई भी लेना देना इंटरेस्ट पेमेंट से नहीं होता है। फ्यूचर में जो भी बर्डन आने वाला है उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। दैट हम कह सकते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट डू नॉट कैरी द लोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द पास्ट लोन्स। पिछले वर्षों में जो भी कुछ लोन उधार लिया गया था उस पर जो ब्याज का भुगतान करना है उससे इसका लेना देना नहीं होता है। ये तो सिर्फ करेंट ईयर में कितना एक्सपेंडिचर है, कितना रेवेन्यू, उनके बीच का जो गैप है उसे भरने के लिए लिया जाता है। प्राइमरी डेफिसिट का इम्प्लीकेशन बिल्कुल फिस्कल डेफिसिट के समान ही होता है। दोनों में अंतर बस इतना है कि फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्लूडेड होता है, जबकि प्राइमरी डेफिसिट से हम इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।